साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का है और इसमें इसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं विद इसके एमसीक्यू के साथ हम सारा थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे। और बिना देरी के तो आइए सीधे पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पाचन तंत्र के किस भाग से यकृत से पित्त आता है। यानी पाचन तंत्र के किस भाग में जो है, आपको पता है यकृत मीन्स लीवर होता है और लीवर से बॉयल जूस निकल जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं, ये किस पाचन तंत्र के किस भाग में गिरता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अब इस चीज़ को आइए हम डिटेल्स एनालिसिस करते हैं और यकीन करिए कि यदि एक बार आपने एनालिसिस देख लिया तो उसके बाद फिर आपको इस टॉपिक को लेकर, यदि पाचन तंत्र से आज के अगर आपने पूरा क्लास देख लिया, फिर पाचन तंत्र से कभी कोई आपका प्रश्न फंसेगा नहीं और आपको सीधे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये ब्राउन ब्राउन कलर, इससे हम लोग यकृत बोलते हैं या फिर लीवर बोलते हैं। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से आप एक ग्रीन ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर बोलते हैं या पित्ताशय बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। और ये जो गाल ब्लैडर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप पहले तो आप अंगों को पहचानिए, ये हमारा पूरा पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। यानी जो खाना पचाते हैं, यही सारे जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, यही सब खाना पचाते हैं। ये है क्या क्या थोड़ा सा जानते हैं। तो इसके बारे में तो आपको अभी हमने बता भी दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीवर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीवर है। ये लीवर है। ठीक, ये आप जो देख पा रहे हैं ये लीवर है। ये आपका आमाशय है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं। और ये जो आपको देख पा रहे हैं हल्का हल्का एक शैडो टाइप दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज है, आप समझ लीजिए। उसके बाद ये हमारा क्या है, हेपेटिक आर्टरी है। ठीक, सामने स्प्लीन है जहाँ जिसे हम लोग प्लीहा बोलते हैं। ठीक, ये हमारा लेफ्ट हेपेटाइटिक डक्ट है। और ये हमारा लीवर, आपको पता है ये हमारा राइट है, क्या कहते हैं, ये डक्ट है। ठीक, इस तरीके से। और अगर हम बात करेंगे, ये हमारा गाल ब्लेडर है जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का। और ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा आँत का पार्ट होता है। आपको पता है जियोनम और ड्यूडेनम होता है, ये हमारा आँत का पार्ट होता है, छोटी आँत का पार्ट होता है। ठीक, तो आपको इस पूरे अंग को समझ लीजिए। अब आप समझिए, खाना हमारा जो आता है इस पित्ताशय से होते हुए, छोटी आँत और बड़ी आँत से होते हुए गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। लीवर में खाना नहीं जाता है। लीवर और पैनक्रियाज आप देख सक रहे हैं, ये पैनक्रियाज जो हल्का पीछे शैडो दिख पा रहा है, तो ये पैनक्रियाज और ये जो लीवर है, इनका काम क्या होता है, खाना देखिए पचता कैसे। ये हमारा अगर बॉडी है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा हमारे साथ। ये हमारा अगर ये मानव शरीर है और यहाँ से हमारा ये पेट हो गया और इस तरीके से चीज़ अगर बाहर निकल रही है, तो हमारा खाना पचता कैसे। देखिए, पहले तो हमारा खाना मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। खाना पच नीचे कोई ऐसा चक्री नहीं लगा कि जो खाने को पीसती है। होता क्या है कि खाना अगर कोई रोटी है तो उसको दो तरीके से हम गला सकते हैं। एक तो इसे चक्री द्वारा पीस दें, या दूसरा तरीका है तो इस पर कोई हम लोग जो है केमिकल छिड़क दें और ये केमिकल इसको गला दे। तो खाना में केमिकल्स के द्वारा ही चीज़ें गलती है या डाइजेशन होती है, जिसे हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। और एंजाइम्स हमारे लार में भी पाया जाता है। तो लार से ही खाना थोड़ा सा पचना शुरू, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा मुँह से ही पचना शुरू हो जाता है। उसके बाद आते-आते ये हमारे पेट में भी खाने का डाइजेशन होता है। और पेट में जो एंजाइम्स, जैसे मुँह से जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उसमें से एंजाइम्स निकलता है, मुँह पच जाता है। पेट में आते हैं तो ये जो मुख्य ग्रंथियाँ हैं, एक लीवर और एक हमारा ये अग्नाशय, इन दोनों से जो है क्या होता है कि एंजाइम्स यानी एक तरह केमिकल निकलते हैं जो पेट में गिरते हैं और पेट में फिर जो खाना होता है उसका डाइजेशन होता है, याद रखिएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये जो लीवर होता है, अपने इस गॉल ब्लैडर से जो हरा-हरा पार्ट आपको देख पा रहे होंगे, इससे जो है ये एंजाइम्स जो है पेट में डालता है। ठीक, और इस तरीके से अग्नाशय भी जो है अपना एंजाइम्स जो है पेट में डालता है, इस तरीके खाने का पेट में डाइजेशन हो जाता है। तो ये अगर देखेंगे, तो ये जो लीवर होता है, इसका जो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं हरा वाला पार्ट, ये कहाँ जाके जुड़ा है, जो आपके पेट में छोटी आँत होती है, याद रखिएगा। छोटी आँत में जो है आपका जो है ये जुड़ा हुआ होता है। कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है इसका, यानी ये जो अपना जो है ये एंजाइम्स गिराता है, कहाँ गिराता है, छोटी आँत में, जहाँ पे खाना जाता है और वहाँ पे खाने का डाइजेशन होता है। बस एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो जो हमारा प्रश्न था कि भाई जो लीवर में यकृत में से जो खाना, यानी जो पाचन तंत्र किस भाग में जो लीवर से आपका पित्त गिरता है, या जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर से जो पित्त गिरता है, यानी जो एंजाइम से गिरता है, वो किस कहाँ पे जाके गिरता है, तो छोटी आँत में गिरता है। ये आपको बिल्कुल समझ लेना है, बेसिक चीज़। ठीक, तो आपको थोड़ा कुछ चीज़ें आपको जान लेना है कि यदि हम बात करेंगे कि आपका जैसे जो गृहिणी होता है, आपको जैसे छोटी आँत, ये इतना बड़ा छोटी आँत हो गया। अब छोटी आँत को भी 3 हिस्सों में हम लोग बाँटे रहते हैं। जो सबसे जो है जो छोटी आँत का जो सबसे पहला भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं गृहिणी बोलेंगे, या फिर हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक, और यह छोटी आँत का पहला भाग है और यहीं पे जाके जो है यकृत से पित्त प्राप्त करता है। यहीं से जो है ये ड्यूडेनम होता है, ये ड्यूडेनम में ही जो है जाके छोटी आँत का जो है आपका जो पित्त होता है, यहीं पे जाके गिरता है। तो पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, पित्त
जो है यकृत द्वारा निर्मित होता है। पित्त बनता कहाँ है? पित्त आपका लीवर द्वारा बनता है, यानी जो बॉयल जूस होता है कहाँ बनता है? आपका लीवर द्वारा बनता है या पित्ताशय द्वारा बनता है। और ये कहाँ पे रहता है? आपका पित्ताशय में संग्रहित होता है। आप समझिएगा, फिर से एक बार मैं फिगर दिखाने की कोशिश करूँगा, आप अगर थोड़ा-सा चीज़ों में फिगर के द्वारा ही चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपका बनता यहाँ पे है, आपका बनता बॉयल जूस यहाँ पे है, जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं, और ये स्टोर कहाँ होता है? इस हरे वाले पार्ट में स्टोर होता है, और फिर जाके ये छोटी आंत में गिरता है। ये आपको समझ लेना, ठीक? तो आपको ये 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको बेसिक जो जानकारी थी। तो कहाँ पे आपको, आप क्या बताएँ सर? ये पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्त यकृत द्वारा बनता है, और कहाँ पे गिरता है? डुओडेनम में गिरता है। पित्त का मोचन यह किस चीज़ का डाइजेशन करता है? तो यह भोजन विशेषकर वसा का, जब वसा आपकी ग्रहणी में डुओडेनम छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे पित्त वाहिनी के माध्यम से, जैसे गॉल ब्लैडर जहाँ पे स्टोर होता है, जो पाइप गई थी हरा-हरा, उससे पित्त वाहिनी बोलते हैं, वहाँ से पित्ताशय से पित्त मुक्त होता है, वहाँ से गिरता है। यानी ये वसा का पाचन करता है। पित्त की भूमिका क्या होती है कि यह पित्त में लवण होते हैं, जो वसा के पायसीकरण में मदद करते हैं। वसा यानी जो फैट्स होते हैं, उसके पास्चुराइजेशन, जिसे बोल पायसीकरण, उसमें ये मदद करते हैं। इन्हें लाइपेज या एंजाइम द्वारा आसान पाचन के लिए छोटे बुदुम तोड़ते हैं। तो ये कौन से इसमें एंजाइम्स होते हैं? आप बोलेंगे सर ये वसा का पाचन करता है, और इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे छोटी आंत में गिरकर खाने का हमारा पाचन करता है। चलिए आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। मधुमेह, जो कि एक बहुत ही सामान्य बीमारी है, विकार है, जिसे हम लोग ये भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। यह किससे संबंधित होता है? हमारे पित्ताशय से संबंधित होता है, कि यकृत से संबंधित हो, कि वृक्क से, कि अग्नाशय से? तो इसका सीधा सा आंसर अगर हम बात करेंगे, तो सीधा-सीधा किससे होता है? अग्नाशय से। रीज़न क्या है? थोड़ा-सा अग्नाशय का अगर हम फिगर दिखाने की फिर से आपको कोशिश करूँगा। अग्नाशय क्या होता है? जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते थे। आप ये जो शैडो आप देख पा रहे हैं, ये लीवर के पीछे हिस्से में होता है, लीवर में नहीं होता, लीवर के बाहर का हिस्सा है, और ये एक पार्ट होता है पाचन तंत्र का, और इसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय से और मधुमेह का क्या रिलेशन है, या इससे क्या संबंध है, और इससे क्या इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मधुमेह क्या होता है? मधुमेह क्या होता है? मुख्य रूप से अग्नाशय से जुड़ा होता है, या यानी मुख्य मधुमेह बीमारी अग्नाशय से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका, जो अग्नाशय होता है, यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। और अग्नाशय में लैंगरहैस के द्वीपों में बीटा कोशिकाएं होती हैं, जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। तो अग्नाशय काम क्या है? इसका एक और काम होता है कि ये इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। इंसुलिन हार्मोन कैसे यहाँ इसमें पैदा होता है? क्योंकि इसमें एक लैंगरहैस द्वीप में बीटा कोशिकाएं होती हैं। ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, और यह इंसुलिन का एक हार्मोन है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आपके बॉडी में जो शुगर है, शुगर का जो है आपके लेवल क्या हो, यह कौन आपका बैलेंस करता है? ये इंसुलिन आपका जो है आपका जो है क्या करता है? ये बैलेंस करता है। तो जब इंसुलिन का काम क्या है? ये आपके हार्मोन होता है, जो रक्त शर्करा यानी ब्लड में जो सुक्रोज होता है, उसके लेवल को नियंत्रित करता है। जब आपका जो है सुक्रोज ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको जो है क्या कहेंगे, या जब आपका रक्त शर्करा ज़्यादा हो, तो आप बोलेंगे आपको मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो मधुमेह में अग्नाशय या तो जो है, आप देखिए 2 तरीके के, या यदि पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है, ठीक है? 2 तरीके का मधुमेह होता है, या तो आपके बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन हो गया, तब आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, या आपकी बॉडी में कम आपके क्या कहते हैं इंसुलिन हो गया, तो भी। तो यदि पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल है, यानी कम आपके आप में इंसुलिन या सुक्रोज है, तो आपको टाइप 1 मधुमेह होगा। यदि शरीर इंसुलिन प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, तो आपको टाइप 2 मधुमेह हो जाता है, इस तरीके का। तो पित्ताशय क्या है? पित्ताशय पित्त के भंडारण और पित्त पथरी से संबंधित, मधुमेह से नहीं। तो पित्त क्या है? पित्त पथरी से संबंधित है, मधुमेह से नहीं, ये आपको याद रखना है। यकृत क्या होता है? अच्छा, ग्लूकोज जो होता है इसमें चयापचय में शामिल है, लेकिन मधुमेह का प्रत्यक्ष कारण नहीं होता। ये याद रखिए, लीवर जो है ये ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि यकृत या लीवर जो है मधुमेह का बीमारी का कारण होता है। जो वृक्क होता है, ये मधुमेह के समय के साथ वृक्क को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन ये इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ये मधुमेह हो जाएगा तो आपको हृदय यानी वृक्क को प्रॉब्लम होती है, आपको बात को याद रख लेना है। ये डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी जिसे बोलते हैं, लेकिन यह रोग अग्नाशय में उत्पन्न नहीं होता, याद रखना है। यानी इन सब का कुछ न कुछ रिलेशन है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि अग्नाशय ये कह सकते हैं कि वृक्क के द्वारा ही मधुमेह होता है, ये आपको याद रखना है। आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ किसका स्राव नहीं करती हैं? ठीक, जो आमाशय यानी जो आपका ये पेट है, जो जे आकार का होता है, इसमें जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जो क्या करती हैं? एचसीएल का उत्पादन करती हैं। किसका उत्पादन करती हैं? एचसीएल का उत्पादन करती हैं। तो करा, और इसमें किसका उत्पादन नहीं करती हैं? लार का, कि पेप्सिन का?
दोस्तों याद रखना, लार का उत्पादन ये नहीं करते हैं। लाल जो होती है, लार का उत्पादन होता है जो आपके मुँह में लार ग्रंथियाँ होती हैं वो उत्पादन करती हैं। जो आपके पेट में जठर ग्रंथि होती है ये पेप्सिन का जो है एंजाइम का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिसे HCl बोलते हैं उसका उत्पादन करती है, वो पैदा करते हैं। साथ में श्लेष्मा का उत्पादन करती है, आपको याद रखना है। आमाशय की दीवार क्या होती है, इसमें उपस्थित जो जठर ग्रंथियाँ होती है, आप ये पेट हो गया तो इसमें कुछ ऐसे नली जैसी चीज़ें होती हैं जिससे जो है केमिकल्स निकलते हैं। इन केमिकल्स को एंजाइम्स बोलते हैं। और या फिर ये जो पाइप होते हैं जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं, इससे जो निकलते हैं उसे एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या होती है, ये पाचन प्रक्रिया में पता है एंजाइम से ही खाना पचता है। तो ये जो जठर ग्रंथि है इनसे एंजाइम निकलते हैं जिससे पाचन प्रक्रिया जो है होता है। और यह आवश्यक विभिन्न पदार्थों के स्राव के लिए उत्तरदायी होता है ना। पेप्सिन में क्या होता है, जिसमें कौन कौन सी जठर ग्रंथियाँ, पेप्सिन में जो जठर ग्रंथि में पेप्सिन पाया जाता है, यह क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। याद रखना है, जो पेप्सिन एंजाइम्स होता है, ये जो जठर ग्रंथि से निकलता है, यह आपके प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ऐसे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह जठर ग्रंथियों द्वारा भी स्रावित होता है। ये भी आपके पेट के जो जठर ग्रंथि होती है इनके द्वारा आपका जो उत्पादन होता है पेप्सिन का भी, जिसका यह प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह अम्लीय वातावरण बनाता है, यह पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह क्या करता है, पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है, ठीक, और भोजन को तोड़ता है। ये HCl का काम होता है। जठर ग्रंथि द्वारा श्लेष्मा का भी उत्पादन होता है, यह भी अम्लीय वातावरण और पाचक एंजाइमों से आमाशय के स्तर की रक्षा के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा जैसे आप, ये आपका आमाशय हो गया, तो ये जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा का उत्पादन किया जाता है जो अम्लीय वातावरण और पाचन एंजाइमों से आमाशय के स्तर की रक्षा। देखिए अब आप समझिए इसमें एसिड होता है, आप सोच रहे सर पेट जल क्यों नहीं जाता है, तो इसमें एक लेयर पाया जिसे हम लोग म्यूकस बोलते हैं। और ये जो एसिड होती हैं इसको एक लेयर के, अब इस लेयर पे एक और जो है एक लिक्विड एक तरीके का चढ़ा होता है जिसे हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं। ये क्या करता है, इस एसिड से इस पेट को आमाशय की रक्षा करता है जिससे पेट हमारा जले ना। तो आपको याद रखना है ये श्लेष्मा का काम होता है। हालांकि लार जो जठर ग्रंथि द्वारा नहीं छोड़ी जाती, ये क्या, तो मुंह में लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनके द्वारा इस लार ग्रंथि का उत्पादन होता है। और यह पाचन की प्रारंभिक प्रक्रिया में करता है, यानी जो शुरुआत में ही खाना पचना स्टार्ट होता है मुंह से, उसमें लार ग्रंथि को जो है अपना बहुत बड़ा योगदान है। लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं जिससे चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। लार ग्रंथियाँ क्या हैं, ये ग्रंथियाँ मुंह में स्थित होती है। क्या होती है, ये ग्रंथियाँ मुंह में स्थित होती है और यह लार के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी मुंह में जो ग्रंथियाँ होती है उसमें लार से एंजाइम्स निकलता है। और ये एंजाइम्स कौन, एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं। एक ही नहीं, कई एंजाइम पाए जाते हैं लेकिन सबसे प्रमुख उसमें होता है एमाइलेज एंजाइम, जो खाने को पचाने की भी मदद करता है। जो स्टार्च के पाचन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी जो स्टार्च होते हैं भोजन में, उसमें मुँह से ही पचना शुरू हो जाता है। फिर धीरे-धीरे पेट में कुछ पचते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ पेट में पचेंगे, लेकिन स्टार्च का पाचन मुँह से ही क्योंकि उसमें लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम का काम ही होता है कि स्टार्च का पाचन करना। लार भोजन को आसानी से निगलने के लिए उसे चिकना बनाने में भी मदद करता है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेना है। हम बात करेंगे ग्रहणी का, ड्यूडेनम का, तो छोटी आंत का जो पहला खंड होता है जिसे पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण पाचन और शोषण होता है, ये एक जो छोटी आंत होती है इसी का एक इसको 3 पार्ट में बाँटे होते हैं। इसका एक पार्ट क्या होता है, ग्रहणी। अग्नाशय क्या होता है आपको समझना है। अग्नाशय को हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं और यह काम क्या होता है, ये छोटी अंग छोटी आंत में पाचन एंजाइम स्रावित करने के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका, ये जो छोटी आंत में ये क्या करता है, ये पाचक एंजाइम को जो है डालता है, जिससे कि लीवर का जो यकृत डालता था उसका जो गॉल ब्लैडर पित्ताशय से निकलता था एंजाइम, तो वैसे ये भी काम करता है। अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन का भी उत्पादन करता है। याद रखना इंसुलिन के कारण ही क्या होता है, शुगर होता है। और यह रक्त स्तर के शर्करा को भी नियंत्रित, यानी आपका जो शुगर होता है इसको भी लेवल इसका कंट्रोल करने का इसका काम होता है। आमाशय की दीवार में उपस्थित, ये अगला प्रश्न है, आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ किसका स्राव नहीं करती हैं, पेप्सिन का, लार का, हाइड्रोक्लोरिक श्लेष्मा। तो आपको पता है कि जो आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ लार नहीं करती हैं, ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है जिसके बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। फिर थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स कुछ और महत्वपूर्ण कुछ बातें रह गई थी तो मैं सोचा आपको बता दूँ। पहला तो आपको याद रखना, आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती है ये पाचन में सहायक मदद करती हैं, क्योंकि इनसे जो है विभिन्न पदार्थ जिसे हम एंजाइम बोलते हैं उसका स्राव होता है, यानी वो निकलता है जिससे खाना पचता है। ऐसे ये ग्रंथियाँ जो होती हैं पेप्सोनोजोन का स्राव करती हैं। याद रखना किसका, पेप्सोनोजोन का स्राव करती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना है जठर ग्रंथि से पेप्सिनोजोन का स्राव होता है। ये पेप्सिनोजोन HCl से जब रिएक्ट करती है तो ये क्या, पेप्सिन बन जाती है जो प्रोटीन के पाचन में हमारा मदद करता है। ऐसे यदि मैं बात करूँगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो यह जठर ग्रंथियों में पैराटाइल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा,
पैराटाइल जो HCl होता है तो जठर ग्रंथि में एक सेल्स पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैराटाइल कोशिका। इसके द्वारा ही HCl का जो है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। एक अम्लीय वातावरण बनाने में क्या करता है, HCl हमारा बड़ा मदद करता है, जिससे खाना बहुत अच्छे से टूटता है टुकड़ों में। श्लेष्मा क्या होती है, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह आमाशय की परत को HCl से पाचक एंजाइमों के संक्षारक प्रभाव से बचाया। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये उसकी जो म्यूकस होता है उसके लेयर को सुरक्षा करने में मदद करता है। लार जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती। आपको याद, लार जठर ग्रंथि ये मुंह से निकलता है लार ग्रंथियों द्वारा, ये आपको याद रखना है। कुछ हम जान लेते हैं, जैसे पेप्सिनोजोन है, ये मैं बताया कि ये क्या था, आमाशय मुख कोशिका द्वारा स्रावित एक निष्क्रिय एंजाइम अग्रदूत है जो अम्लीय वातावरण द्वारा पेप्सिन सक्रिय करता है प्रोटीन पाचन के। HCl के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह पैराटाइल कोशिका द्वारा बनता है और यह अम्लीय वातावरण बनाता है जो, और इसका याद रखना, जो भी रोग जनकों को मारने के लिए जो भी आप इतना ढेर सारा आप जो है हमेशा बैक्टीरिया लेते रहते हैं, ठीक, मुंह के अंदर, तो बैक्टीरिया कौन मारता है, तो ये HCl होता है जो पेट में मार देता है। श्लेष्मा क्या होता है, मैंने बताया कि ये जो है नीचे जो अंदर परत होता है उसकी सुरक्षा करने में। मतलब लार क्या होता है, मैं बता दिया, यह उत्पादित एक पाचक द्रव्य, यानी ये लार क्या होता है, आपका खाना पचाने में बड़ा मदद करता है, क्योंकि इसमें एक एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन की प्रक्रिया आपका शुरू कर देता है मुंह से ही। जठर ग्रंथि क्या होती थी, ये क्या होती है, आमाशय की परत में स्थित ग्रंथियों में श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं या पैराटाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मुख्य कोशिकाएं शामिल है। प्रत्येक पाचन के लिए जो है ये भी क्या करती है, एंजाइम जो है स्रावित करती हैं। अगला आइए बात करते हैं प्रश्न को, पाचन ग्रंथियां उनके एंजाइमों के संबंध में गलत जोड़ी का चयन करें। पाचक जो ग्रंथियां और उनके एंजाइम्स के संबंध में गलत जोड़ी का चयन करें। तो क्या यकृत से पितरस निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है, लार ट्रिप्सिन, अग्नाशय अग्नाशयी रस निकलता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसमें गलत जोड़ी का चयन करना है। तो आपको याद रखना है, लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम नहीं निकलता, आपको ये याद रखना है। यकृत से पित्तरस निकलता है, बिल्कुल सही भाई। लीवर से बाइल जूस निकलता है, जठर ग्रंथि से जो होता है तो उससे पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय से क्या, अग्नाशय जिस पेंक्रियाज जूस निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस जिससे अग्नाशयी रस निकलता है, आपको याद रखना है। तो आइए समझते हैं लार ग्रंथि क्या होती है। लार ग्रंथि लार का स्रावित करती है, जिसे ट्रिप्सिन नहीं बल्कि एमाइलेज, मैंने बताया ये एमाइलेज एंजाइम इससे निकलता है लार से, जिससे जो खाना पाचन होता है। ट्रिप्सिन क्या, यह भी एक एंजाइम है जो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। ट्रिप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है, ट्रिप्सिन आपका एंजाइम जो होता है ये आपके अग्नाशय में उत्पन्न होता है और यह छोटी आंत में छोड़ा जाता है। छोटी आंत में लीवर भी छोड़ती है, छोटी आंत में भी छोड़ता है और यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में कीजिएगा तो ड्यूडेनम में, ठीक। लार ग्रंथियां द्वारा स्रावित मुख्य एंजाइम क्या है, एमाइलेज। जो लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या है, एमाइलेज है, जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। तो मुंह से कहाँ आपका क्या पाचन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है। एमाइलेज जो होता है यह स्टार्च को सरल शर्करा जैसे मोल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ता है। यानी जो एमाइलेज का काम क्या होता है, यह स्टार्च का पाचन करता है, जो इसको जो है शर्करा या मोल्टोज में तोड़ देता है, फिर बाद में इसी का टूटना इसको बोलते हैं पाचन, ठीक। थोड़ा सा याद रखना, जो यकृत का पित्तरस है यह कहाँ, यकृत में बनता है, पित्तरस का उत्पादन होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त में क्या होता है, पित्त लवण होते हैं जो वसा का, यानी पित्त किसका, यानी लीवर किसका पाचन करता है, तो यह फैट का पाचीकरण करके इसको पचाने में इसका मदद करता है। पित्त में क्या होता है, पित्त में घुलनशील कुछ विटामिन है जैसे A, D, E के, ये जो होते हैं यह अवशोषण में सहायता करता है। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जठर ग्रंथि की मैं बात करूँगा तो इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो पेप्सिनोजेन है वो जाके HCl से रिएक्ट करके पेप्सिन बन जाता है जो आपका प्रोटीन का पाचन करता है। यह क्या होता है, यह पेट की परत में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जो पेट में ग्रंथियाँ यानी नली होती हैं पतली, उनसे पेप्सिनोजोन का स्रावित करता है, जो HCl की उपस्थिति में पेप्सिन परिवर्तित हो जाता है। यह क्या है, पेप्सिन एक प्रोटीलियोटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। प्रोटीन का पाचन करने के लिए प्रोटीन को पहले पेप्टाइड्स में तोड़ा जाता है और फिर जाके प्रोटीन का पाचन हो जाता है। पेट में क्या होता है, ये पेप्सिन होती है, ये अम्लीय वातावरण पेप्सिन की सक्रियता और कार्य के लिए आवश्यक, यानी ये एक अम्लीय वातावरण आपको जो है बनाने में मदद करता है। अग्नाशय की यदि मैं बात करूँगा तो यह अग्नाशयी इससे क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक रस, जिसे हम लोग बोल देंगे अग्नाशयी रस बोलते हैं। यह इसका स्रावित करता है, इसमें कई पाचक एंजाइम होते हैं। आपके रखें इसमें कई पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम में कौन-कौन होते हैं, अगर मैं बोलूँगा पैंक्रियाटिक में, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में कौन-कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेस, ये सभी एंजाइम्स होते हैं जो आपके अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में क्या होता है, कार्बोनेट आयन भी होते हैं जो पेट से छोटी आंत प्रवेश करने वाले अम्लीय कायम को बेअसर कर देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण एक जानकारी थी, आपको याद कर लेना। अगला बात करेंगे, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है।
आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में, किसके पाचन में, फैट के पाचन में, किसके पाचन में, फैट के पाचन में। तो आपको याद रखना जो पित्त रस से निकलता है, पित्त रस और अग्नाशयी रस होता है। ये जो यानी जो लीवर से जूस निकलता है, बॉयल बाइल जूस या फिर जो अग्नाशय पैंक्रियाटिक जूस होता है, इससे वसा का पाचन होता है, किससे, फैट का पाचन होता है। ये मैं भी बताया अभी कि किससे किसका पाचन होता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक। तो पित्त रस और अग्नाशयी रस इसका सही उत्तर होगा। अंगों द्वारा स्रावित पित्त रस अग्नाशयी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते, याद रखना, इसमें किसी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते हैं। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने में, पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने में और वसा के अणुओं को तोड़ने में भी सहायता करता है। अग्नाशयी रस की बात करेंगे तो यह अग्नाशय से आपका जो है स्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज और न्यूक्लियोज और लाइपेज जैसे एंजाइम्स, ये अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आपको ये थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है भैया। आपको जो पित्त रस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जो अग्नाशयी रस होता है इसमें ये एंजाइम्स होते हैं, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक, ये याद रख लेना। ऐसे मैं बात करूँगा अग्नाशयी रस का स्रावित हार्मोन स्रावी जो कोलेस्टोनिन जो द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आपको याद रखना। लाइपेज क्या होता है, यह वसा का आपको ये कुछ एंजाइम्स हैं। लाइपेज जो एंजाइम है ये वसा का पाचक एंजाइम है। जो टॉयलिन होता है ये लार का पाचक एंजाइम है। जो एचसीएल होता है ये भोजन को पचाने में और मानव आमाशय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जठर ग्रंथि द्वारा, आपको याद रख लेना है। पित्त रस किसमें बनता है, तो भैया एक अब मैं ही बता दिया, ये यकृत में बनता है। किसमें बनता है, लीवर में ही बनता है ना, ठीक। तो मैं बता दिया जो लीवर होता है इसके बारे में याद रखें। जो लीवर आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये तो पहले इसको याद रखें, ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि यही सबसे बड़ी ग्रंथि है जिससे जो है ग्रंथि क्या जिससे केमिकल्स निकले, एंजाइम्स निकले, तो इससे एंजाइम्स निकलता है। हालांकि उसे बाइल जूस हम लोग बोलते हैं उस एंजाइम्स को। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का मुख्य कार्य क्या है, ये पित्त रस को जो है स्रावित करता है। जो पित्ताशय में क्या होता है, लीवर में आपके, माफ़ करिए, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय जिसे बोलते हैं उसमें ये आपका स्टोर हो जाता है। पित्त रस और अग्नाशयी रस का छोटी आंत में एक समान वाहिनी द्वारा छोड़ा जाता है, यानी ये छोटी आंत में इसका भी बॉयल जूस गिरता है और पैंक्रियाटिक जूस भी इसमें ही गिरता है। अप्रयुक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित किया जाता है। तो याद रखना, जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज या एनर्जी हो जाती है तो उस एनर्जी को जो लीवर ही जो है अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है। जब हम भूखे रहते हैं या 2 दिन या हमको जब खाना नहीं मिलता है तो वही फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में बदल के जो है ये लीवर ही फिर हमको प्रोवाइड करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती रहती है बिना खाए पिए भी। तो ये आपको याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे में अगर हेपेरी होती है, जो हेपेरिन होती है, यूरिया पित्त रस यकृत में ही उत्पन्न होते हैं। हेपेरिन जो एक तत्व होता है या यूरिया जो या पित्त रस होता है, ये सभी जो है यकृत में ही उत्पन्न होते हैं। यकृत को क्या होता है कि रक्त की प्रमुख आपूर्ति पोर्टल सिरा 75% द्वारा होते हैं और हेपेटिक धमनी 25% द्वारा शेष होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। यही कारण है कि जो यकृत होता है इसको दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है। ये यकृत का फिगर है, इसको सभी आपको पार्ट का याद रख लेना है कि ज़्यादा नहीं, बस अब ये लीवर है, ये आपका स्टमक है, ये आपका पैनक्रियाज है जिसे हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। इसका बॉयल जूस में आके छोटी आंत में गिरता है, इसी तरीके से इसका भी, ठीक, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं कि भाई लार जो होता है ये किसको पचाने में मदद करता है। तो लार जो है आपको याद स्टार्च में बताया, स्टार्च या हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसको जो है मुंह से ही लार जो है लार में जो अपना एमाइलेज होता है एंजाइम्स उस वो पचाता है। तो लार में क्या होता है, लार क्या होता है, एक पानी जैसा चीज़ होता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ झागदार पदार्थ होता है जो मनुष्य सहित कुछ जानवरों के मुँह में उत्पादित करता है। लार में कुछ जिससे जानवर लोग जुगाली करते हैं, झागदार चीज़ नहीं होता है, तो वही लार में क्या होता है, इसमें 98% पानी होता है, लेकिन उसमें जो 2% होता है इसमें वो 2% में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बलगम होते हैं, जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं और विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। 98% पानी होता है, 2% में ये सभी चीज़ें होती है। लार क्या होता है, यह पाचन कार्य में भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाने में मदद करता है, या भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाने में बड़ा मदद करता है, इसलिए इसे जो है आसानी से निकला जा सकता है। लार में क्या होता है कि एमाइलेज एंजाइम होता है, क्या होता है, माइलेज एंजाइम होता है जो कुछ स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का जो पाचन होता है भोजन के पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के भीतर होता है। आपको याद रखना है कि भैया जब खाना जाता है तो ये हमारा मुंह हो गया और मुंह से आपका जाएगा कहाँ पे, ये पेट में, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, फिर बाहर हो जाता है। लेकिन मुंह का खाना पचना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, फिर जाता है पेट में पचता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में, फिर जाके गुदा द्वार से निकल जाता है। तो खाना का मुंह
खाना का पचना मुँह से ही शुरू हो जाता है, मुँह के भीतर से स्टार्ट हो जाता है। लार जो होता है ये प्रोटीन, वसा और फाइबर को पचा नहीं पाती। याद रखना किसको पचाते हैं लार? केवल स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को। ना प्रोटीन को पचा पाती, ना वसा को, ना फाइबर को पचा पाती है लार। ये लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये आपको याद रख लेना है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा या लंबा अंग कौन है? तो ये मैं अभी बता दिया कि सबसे, अगर हम बोलेंगे सबसे लंबा अंग, जिससे अगर मैं बोला जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप बोलेंगे लीवर। और सबसे बड़ा अंग बोली जाएगी तो छोटी आंत। क्या होगा? अब देखिए छोटी, अब आपको लग रहा है सब बड़ी आंत तो बड़ी होती नहीं, छोटी बड़ी आंत मतलब क्या हो कि इसकी इसकी चौड़ाई बड़ी होती है। छोटी आंत की चौड़ी कम रहेगी, लेकिन ये इसकी लंबाई बड़ी होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि बड़ी कौन है, तो छोटी आंत बड़ी है। चौड़ा कौन है या फिर तो कौन बोलेंगे? बड़ी या चौड़ा है। तो छोटी आंत सबसे बड़ी एक पाचन तंत्र का अंग है जिसमें खाना पचता है। छोटी जो आंत होती है पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। इसकी लंबाई कितनी आपको याद रखना है? 7 मीटर, जिसे हम लोग बोलेंगे 22 फीट तक इसकी जो है लंबाई है छोटी आंत का। यह क्या करता है? यह मुख्य कार्य इसका काम होता है भोजन को पाचन को पूरा करना, और जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करना, यानी भोजन को पाचन डाइजेशन करने में हेल्प करना। साथ में जो उसमें पोषक तत्व हैं जैसे न्यूट्रियस कुछ हो गए हैं, पोषक तत्व कुछ विटामिन वगैरह, तो उसको वो सोख लेता है, यानी ब्लड में मिला देता है। छोटी आंत के माध्यम से क्या होता है? भोजन का पारित होने में आमतौर पर 3 से 6 घंटे लगते हैं। ठीक, छोटी आंत के माध्यम से भोजन का पारित कम से कम 3 से 6 घंटे लगते हैं उसमें से सोखने में, उसमें जो चीज़ें होती हैं। पित्त या जो अग्नाशय एंजाइम है और क्षारीय जो होती है, इसके 3 मुख्य पदार्थ जो छोटी आंत द्वारा प्राप्त होता है। अब मैं बता ही दिया हूँ। ठीक, ये चीज़ें हो गई। चलिए आइए आपको जानते हैं। तो अब एक छोटी-सी बात आपको ये याद रखना है कि जैसे-जैसे जो आपका क्या कहते हैं छोटी आंत होता है, छोटी जैसे आपकी छोटी आंत हो गया, तो इसमें कुछ उँगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे हम लोग टिश्यू की कई संरचनाओं को पेश कर, जिससे हम लोग विली कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उँगली जैसे संरचना होती है। ऐसे उँगली जैसी संरचना जिसमें खाना से जाता है भोजन, तो इसमें जो विटामिन ये इन सबको सोख लेती है। तो ये विली जैसी कुछ चीज़ होती है, उँगली जैसी। और ये क्या करती है? कोशिकाओं में उँगली जैसे अनुमानों जो माइक्रोविली के रूप में जाना जाता है। यही भोजन का क्या करती हैं? जो उसमें विटामिन, न्यूट्रिशन उसको शोषण करती है। छोटी आंत को गृहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र में विभाजित किया। जो छोटी आंत होती है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। इसको ड्यूडेनम बोलेंगे या फिर बोलेंगे गृहणी, फिर मध्यांत्र बोलेंगे, और फिर जिसे जिजुनम या इलियम बोलते हैं। तो मध्यांत्र और शेषांत्र ये 3 पार्ट इसके होते हैं छोटी आंत के, आपको याद रखना है। लोहे को गृहिणी में अवशोषित किया जाते हैं। जो आयरन होता है, आपकी बॉडी में आयरन पाया जाता है, वह जो है जो आपका ड्यूडेनम होता है वो उसको अवशोषित करता है। अधिकांश को मध्यांत्र में अवशोषित किया जाता है, और विटामिन B12 को आपको पित्त लवण को शेषांत्र के बाद हिस्से, ये अलग-अलग जो हिस्से होते हैं उसके अलग-अलग कौन-कौन से चीज़ डाइजेशन होता है इसके बारे में था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मनुष्य के मुख्य गुहा में निम्न किसका पाचन शुरू होता है? मैं बता दिया कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है, आपको याद रखना है। यानी जो मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक भोजन प्रणाली और संबंधित ग्रंथियाँ। तो मुख्य भोजन मुख्य गुहा की ओर ले जाता है। मुख्य गुहा में कई जो है एंजाइम्स होते हैं जो खाने को यहाँ पे होता है। मुख्य गुहा के ऊपर के भाग को तालु कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में शुरू हो जाता है। मुँह से भोजन जो है एक ग्रास नली के माध्यम से, ये देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा फिगर बना के, अगर ये हो गया, तो ये गला, इसके अंदर एक ग्रास नली होता है। इसको जो जिससे खाना जाता है, नीचे पाइप होता है, उसे ग्रास नली बोलते हैं या फिर बोलेंगे इसोफेगस बोला जाता है। यह भोजन नली के माध्यम से पेट में पहुँचता है, और भोजन नली के अंदर कोई पाचन नहीं होता है। याद रखना, ये भोजन नली के अंदर बस इसमें खाना बिल्कुल एंटर कर जाता है, इसमें पाचन नहीं होता है। और भोजन नली के अंदर कोई पाचन नहीं होता है, इसमें वसा का पाचन शुरू हो जाता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है जो एंजाइम्स होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय और गृहिणी में होता है। याद रखना, इसको सब याद रखना है आपको। जो है जो लाइपेज का होता है, लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, यानी आपके पेट में प्रोटीन पचता है। और गृहिणी में, यानी आपका छोटी आंत के ड्यूडेनम में आपका जो है वहाँ पचता है प्रोटीन। साथ में पेप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन का पाचक एंजाइम है, आपको याद रख लेना है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? जो श्लेष्मा होता है, जिसे हम लोग माफ़ करिए, जो बलगम होता है, वह आमाशय दो आपका जो पेट उससे स्रावित करता है, उसका काम क्या होता है? तो आपको याद रखना है, जो बलगम होता है, ये हमारा काम का, जिसे श्लेष्मा भी बोला जाता है, ये हमारी अमाशय की परत की रक्षा करता है, इसे बोलते हैं। ठीक, यानी जो इसका सही उत्तर क्या है? जो इसे बलगम को हम लोग बोलेंगे श्लेष्मा भी बोलते हैं। यह गैस्ट्रिक बलगम होता है। यह एक जेल और जेल जैसा जो गाढ़ा पदार्थ होता है, जो पेट के सबसे जो म्यूकस होता है उसके
परत पे ऐसा लगा होता है जो हमारे शरीर को क्या करती है, जो HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है स्टमक में, पेट में, उससे हमारे शरीर को जलाने से यानी हमारे पेट को जलाने से ये हमारे रोकने का काम करती है। यह बाधा के एक भाग के रूप में कार्य करता है, यानी बाधा यानी एक तरह को रोकने का काम करता है। और यह पेट की एसिड और पाचन एंजाइमों को पेट के लुमेन के भीतर से बचाता है। आपको याद रखना, लुमेन यानी आपको जो है म्यूकस। यह अवरोध स्वयं बाइकार्बोनेट स्राव और उपकला कोशिकाओं से भी बना होता है, जो एक कसकर जुड़ा होता है। यह घटक पेट को प्रभावी रूप से पचने से रोकती है, आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, आपको याद रखना है कि ये पेप्सिन को भी अपने काम में मदद करता है। और श्लेष्मा झिल्ली मैंने बता दिया, ये सेल को बचाता है। पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन को पाचन करता है। HCl क्या होता है, मैं आपको बता दिया, बलगम से इसकी रक्षा करता है। चलिए एक प्रश्न लास्ट लेते हैं। इससे अगला प्रश्न क्या है कि भैया जो आमाशय के भित्ति में उस परत नाम तो जिसमें तंत्रिकाएँ रक्त वाहिकाएँ होती हैं, आमाशय के अंदर वो कौन सा जो है परत होता है जिसके अंदर जो है तंत्रिकाएँ पर नर्वस सिस्टम पाया जाता है और उसमें ही रक्त वाहिकाएँ रक्त नलिकाएँ उसमें होती है। तो आपको याद रखना है सब म्यूकोसा, नाम याद रखना है क्या, सब म्यूकोसा, ये नाम याद रखना है। क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, सब म्यूकोसा। तो ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली से मलाशय तक आहार नली की दीवार में 4 परतें होती है, याद रखना। जैसे आपका ये आपका ग्रास नली हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा ये आमाशय हो गया, फिर यहाँ से छोटी आंत, फिर यहाँ से बड़ी आंत और फिर यहाँ म्यूकस हो गया। ठीक, तो याद रखना, फिर से मैं बना देता हूँ फिगर, जिससे आपका ये क्या हो गया, माफ़ करिए, दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपका ये मुंह हो गया, ये आपका ग्रास नली हो गया, फिर आपका ये पेट हो गया, और फिर ये आपका छोटी आंत हो गया, और फिर बड़ी आंत से ये म्यूकस हो गया, और यहाँ पे आपका लीवर होता है, यहाँ पर अग्नाशय होता है। तो क्या यहाँ बता कि जो ये होता है, ये ग्रास नली से मलाशय तक, ग्रास नली से मलाशय यानी म्यूकस, ये माफ़ करिए, गुदा द्वार तक जो है एक पतली क्या होता है यहाँ पे, एक ये नली की दीवार में 4 परतें होती हैं, यहाँ तक 4 परतें होती हैं, सिरोसा, पेशी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 परतें होती हैं। सिरोसा क्या होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है, यानी जो आपके नली जो जहाँ से खाना जाता है, जहाँ खाना आपको जो आहार नाल है मुँह से शुरू होता है और फिर आपके गुदा द्वार तक, जहाँ से लैट्रिन के रास्ते तक, तो वहाँ कुल 4 परतें होती हैं। जो बाहरी परत होती है उसको सिरोसा बोला जाता है, और यह पतली और मध्य कला आंत के अंगों की उपकला जिसे बोलते हैं, यह संयोजक ऊतक के साथ यानी ये जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं उसके द्वारा बना होता है। इसे ग्रास नली में ट्यूनिका या एडिटिटिया भी कहते हैं। पेशी क्या होता है, इसका निर्माण क्या होता है, ये चिकनी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पे एक आंतरिक परिपत्र एक बाहरी अनुदैर्ध्य परत में व्यवस्थित होता है। आपको याद रखना है। इस तरह से सब म्यूकोसा के बारे में पढ़ लेना है, म्यूकोसा के बारे में आपको पढ़ लेना है। मैं ऐसे आपको ये PDF जो है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, आप इसको पढ़ लेंगे। ये इस तरीके का, जैसे ये आपका एक नली है या फिर जो आहार नाल है, तो सबसे ऊपरी वाली परत है सिरोसा है। दूसरी जो परत है इसको बोलेंगे इनर सर्कुलर, और जो माफ़ करिए इसको आउटर सर्कुलर और इनर सर्कुलर में बँटा होता है। जो सबसे तीसरी होती है सब म्यूकोसा होता है, चौथा क्या होता है म्यूकोसा होता है और ल्यूमिना। तो इस तरह की चीज़ों को आपको याद रख लेना है, ठीक? तो ये आपको पढ़ लेना। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों को शोषण में सहायक करता है? भाई पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा होता है जो जल को सोखता है, जल, और जो लवण्स होते हैं यानी जो सॉल्ट्स होते हैं उसको करता है? तो आपको याद रखना, बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत का काम क्या होता है, जो उसमें पानी हो वो उसको सोख ले, उसमें से पानी सोख ले, उसका अवशोषण कर ले, और साथ में लवण का अवशोषण कर ले, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। जो मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली और आमाशय छोटी है। देखो क्या होता है आप समझ लीजिए, पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा मुंह है, मुंह बना दे सही से, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे सर मुंह बनाने। ठीक, मुंह बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, हालांकि बहुत मुश्किल है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया अग्नाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, फिर बड़ी आंत हो गया, फिर इस तरीके से आके फिर आपका गुदा द्वार हो गया। ठीक, तो इसमें कहाँ से, पहले तो आपका ये कहाँ से जो आहार नाल यानी खाना पचना खाना कहाँ से स्टार्ट, पहले तो मुख आता है, तो मुख से मुख गुहा, यहाँ से आप खाना एंटर करते हैं। उसके बाद फिर खाना आपका जो है ग्रसनी से होते हुए यहाँ से कहाँ जाए, ग्रास नली, इसको बोलेंगे ग्रास नली बोलेंगे। फिर यह कहाँ जाता है, आमाशय में चला गया, इसे पेट बोलते हैं। फिर यह कहाँ जाएगा, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में होते होते फिर कहाँ गया, ये बड़ी आंत में गया, और फिर बड़ी आंत से होते मलाशय द्वारा ये गुदा द्वार में। तो ये पूरा इसका एक पूरा रास्ता है पाचन तंत्र का, यानी पाचन इसका मुँह से ही शुरू हो जाता है। ग्रास नली वह हिस्सा है जो मुँह को आमाशय से जोड़ता है, आपको याद रखना है। ग्रास नली जो मुँह को आमाशय से जोड़ता है, ये ग्रास नली, ये नली था, ये मुँह था, और ये हमारा पेट था, याद रखना है। फिर से देखना है,
आपका ये मुंह था, ये ग्रास नली था, ये पेड़ था, तो इसको जोड़ने का काम करता है, यानी आमाशय सॉरी ये मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम क्या करता है, ग्रास नली करता है। और जो होता है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। आमाशय में क्या होता है, यानी पेट में, आमाशय को हम क्या बोलते, पेट बोलते हैं। इसमें जो सरल शर्करा, अल्कोहल और दवाएं जो है इसको अवशोषित कर लेती है। यह पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व जो छोटी आंत से अवशोषित होता है, छोटी आंत में अधिकतम अवशोषण होता है, याद रखना है आपको। बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत में जो अनपचे खाद्य पदार्थ हैं ना, तो उसमें से जो है जो जल होता है और कुछ लवण होता है, यह उसको जो है सोख लेती है, तो उसमें मदद होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, कोई महत्वपूर्ण पाचन गतिविधि नहीं, जो भी पाचन होता है छोटी आंत में होगा या फिर आमाशय में होगा या आपका मुंह में होगा, लेकिन वो बड़ी आंत में कुछ पाचन नहीं होता, बल्कि उसमें जल का अवशोषण और लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की जो मुख्य कार्य यही होता है कि जो जल खनिज कुछ दवाएं हैं उनका अवशोषण कर लिया जाए, साथ में जो श्लेष्मा का स्राव है उसमें जो अनपचे खाने हैं उसको वहाँ से भेज दें, लेटरिन या गुदा के द्वारा बाहर, यही इसका कार्य होता है। लार ग्रंथि या यकृत पित्ताशय ग्रंथि से पोषण नलिका के साथ जुड़े होते हैं। यह आपको एक अदर फैक्ट याद कर लेना है। आइए का क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है, आपको ये मैं बता ही दिया हूँ, ठीक। तो मुंह में क्या होता है, जो ये आपको यार जो पेप्सिन प्रोटीन होता है ये आपको आमाशय में पचता है। आमाशय में क्या होता है, कैल्शियल आपका एंजाइम निकलता है जो पेप्सिन निकालता है, जहाँ से जो है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन क्या होता है, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में जो है पेप्टिक कोशिकाएं होती हैं, जहाँ से आपका जो है ये पेप्सिनोजोन आपका हार्मोन स्रावित होता है। यही बाद में जब हाइड्रोक्लोरिन से जो है रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या पेप्सिन बन जाएगा जो प्रोटीन का पाचन करता है, मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक। फिर प्रोटीन का पाचन कैसे, पहले प्रोटीन आपका जो है आपका पेप्टोन में परिवर्तित होगा और फिर पेप्टोन आपका जो है पाचन हो जाता है। तो इस तरीके से आमाशय का जो पार्श्विक या ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं होती है एचसीएल आंतरिक कारक का स्राव नहीं करती, आपको याद रखना, ठीक। ऐसे फिर मैंने बता ही दिया हूँ यहाँ से कि जो यकृत होता है वो वसा को नष्ट करने या लीवर में फैट्स को जो है अवशोषित करने में मदद करता है, पित्त का उत्पादन करता है, ठीक। साथ में जो अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को पित्त के माध्यम से हटा दिया जाता है, याद रखना है। जो लीवर होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो बोलते हैं कि भैया इसका लीवर ख़राब हो गया, ठीक। तो लीवर क्या करता है, लीवर में जो है एक विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो भी हम लोग शराब वगैरह पीते हैं, तो लीवर क्या करता है उसको जो है जो भी जहरीला चीज़ होता है उसको जो है डिटॉक्स करने का भी जो है कार्य करता है, जिसके वजह से यह पित्त को माध्यम से ये हटा देता है। साथ में जो छोटी आंत होता है, इसके यह आंतों का हिस्सा है जहाँ भोजन 90% पाचन और अवशोषण होता है, यानी 90% जो भोजन का पाचन होता है वह छोटी आंत, ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, ये इस तरह 7 मीटर होती है। तो सारा खाने का 90% प्रोसेस जो पचने का होता है छोटी आंत में ही होता है। शरीर का अधिक प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड का पुनर्चक्र करता है, यानी जो प्रोटीन बनता है वह अमीनो एसिड से जो है, अमीनो एसिड क्या करता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक। अगला प्रश्न है भैया कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाएगा, तो प्रोटीन किस में बदल जाता है पाचन के बाद, मुझे आपको याद रखना है भैया कि प्रोटीन बाद में आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, पाचन के बाद एमिनो एसिड में बदल जाएगा। एमिनो एसिड क्या है कि पशु पाचन में प्रोटीन टूट कर एमिनो एसिड बनाती है, यानी जो है जो प्रोटीन टूटती है जब, तो पाचन के बाद वो क्या बना लेती है, एमिनो एसिड बना लेती है। एमिनो एसिड क्या होता है, भोजन विघात होता है, यानी भोजन टूट जाता है। एमिनो एसिड के उदाहरण जैसे ग्लूटामाइन हो गया, ये सभी एमिनो एसिड के उदाहरण हैं, ठीक। उनके प्रकार हैं, ग्लूटामाइन हो गया, टायरोसिन हो गया, टायरोसिनिन हो गया। ये अमीनो एसिड क्या होती है, जीवन के निर्माण खंड बोला जाता है इन्हें। यह लिपिड और तेल और वसा का एक संयोजन है, यानी क्या होता है ये फैट से बने होते हैं अमीनो एसिड। और चीनी मानव शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, चीनी मानव शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 15-20 प्रश्न लेकर मैंने सारा कोशिश किया कि डिटेल से इसको एनालिसिस कर दें। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसमें जो भी कमी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ हर चैप्टर को लेकर। मैं उसके लिए आप हमको मोटिवेट करना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब को जरूर जुड़ जाइए। जो कमियाँ आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और कोशिश करिए कि आज हमारे कहने पर एक बार ये जो क्लास का वीडियो है आप अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, जिससे जो है मैं चीज़ों को थोड़ा-सा हमको एक यहाँ बूस्टअप मिल सके, जिससे और लोग यहाँ पे जुड़ जाए। व्यूअर अगर ज़्यादा रहें तो मैं और इसको डिटेल से चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो साथियों आप जो है इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनकर आप सभी का धन्यवाद।